दोस्तों नमस्कार। मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हूं किसान आंदोलन पे बातचीत करने के लिए, एमएसपी पे बातचीत करने के लिए, क्योंकि किसान आंदोलन जो हो रहा है पंजाब बॉर्डर पे और हरियाणा में भी अब शुरू हो चुका है, उसका मुख्य मुद्दा एमएसपी है। एमएसपी के गारंटी के नाम पर ये आंदोलन हो रहा है और खास तौर पे इस आंदोलन में पंजाब के लोग शामिल है। पंजाब के किसान इस आंदोलन के अगुआ है। जो किसान आंदोलन पार्ट 2 है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसके अगुआ पंजाब के किसान है। पंजाब के किसानों ने ही ये आंदोलन शुरू किया है और अब इसमें हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो दूसरे किसान संगठन है वो जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि जो गारंटी का मुद्दा है वो पंजाब को चाहिए। पंजाब इसमें सबसे आगे है, तो ये सवाल होना चाहिए कि पंजाब को आखिर गारंटी क्यों चाहिए। एक डेटा मेरे पास है, वो डेटा पंजाब गवर्नमेंट का है, वहां से हमने लिया है, फूड सप्लाई और कृषि विभाग से पंजाब के। और ये बहुत दिलचस्प एक डाटा है जो ये बताता है कि पंजाब में पहले से ही सरकार किसी की रही हो, 80 के दशक से अब तक जो भी सरकार आई पंजाब में आई या फिर केंद्र में आई, सारी सरकारों ने पंजाब में एक अघोषित एमएसपी की गारंटी दे रखी थी। और कोई भी सरकार वहां पे फसलों की खरीद को किसी में ने भी डिस्करेज नहीं किया, सबने इनकरेज किया। सबने एक अघोषित इसकी गारंटी दे रखी थी, क्योंकि पंजाब ऐसा सूबा है जहां पे धान की 97% तक और गेहूं की 90% तक की खरीद हुई है, टोटल प्रोडक्शन की। किसी भी राज्य में कुल उत्पादन की एमएसपी पे इतनी फसल नहीं खरीदी जाती जितनी पंजाब में खरीदी गई। तो सवाल यह है कि जिस राज्य में पहले से ही एक अघोषित गारंटी है और सभी सरकारों ने दिया, कोई भी पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, किसी भी सरकार ने, कोई भी सरकार चाहे मिली जुली सरकार रही हो, सबने दिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि जिस राज्य में पहले से ही खरीद की गारंटी है, धान गेहूं की खरीद की गारंटी है, उस राज्य के किसान सड़क पे क्यों आ रहे हैं? क्या उनका एजेंडा कुछ और है या फिर वो दूसरे राज्यों के किसान हैं, उनके हितों को साधने के लिए आ रहे हैं? और अगर दूसरे राज्यों के हितों को साधने के लिए आ रहे हैं तो सवाल यह है कि दूसरे राज्यों के किसान उनके साथ क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? ये आंदोलन पूरा बहुत बड़ा अगर होता है तो भी ये आंदोलन पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश का बन के रह जाता है। ऐसा क्यों है? क्यों इसमें दूसरे राज्यों के किसान नहीं आते? क्या पंजाब ने या हरियाणा ने, इन दोनों राज्यों ने दूसरे राज्यों के जो एमएसपी है उसका हक खाया है? सवाल यह है कि आखिर पंजाब सबसे ज्यादा इसका लाभ लेने के बावजूद, एमएसपी की सबसे ज्यादा मलाई खाने के बावजूद पंजाब के किसान क्यों सड़क पे हैं? क्या इस पूरे आंदोलन का एजेंडा कुछ और है या फिर जो सरकार करना चाहती है कि पूरी जो एमएसपी की व्यवस्था है उसको डेमोक्रेटिक पारदर्शी बनाना चाहती है, इसकी वजह से वहां वहां के जो किसान नेता है उनके पेट में दर्द है? या फिर एजेंडा ये है कि मोदी सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाना है, एजेंडा किसानों के कंधे पे रख के बंदूक चलाना है? अगर एमएसपी की गारंटी की मांग आज बिहार के किसान कर रहे होते होते तो मैं बिल्कुल यहाँ पे ये बात कह रहा होता कि ये बात बिल्कुल जायज है, उनकी उनको मिलना चाहिए। क्योंकि बिहार में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो वहां पे किसानों को एमएसपी का लाभ बहुत कम मिलता है। तो वहां के किसान नहीं आ रहे, पंजाब के किसान आ रहे हैं जो ऑलरेडी 98%, 97.5 98% तक अपनी धान की फसल जो है वो एमएसपी पे बेच देते हैं। हर साल जो आप डेटा देखेंगे, एफसीआई की साइट पे जाके देखेंगे तो पिछले 10 साल का आपको डेटा मिलेगा। हर साल खरीद में सबसे आगे पंजाब मिलेगा, गेहूं में मिलेगा, धान में मिलेगा। एक साल ऐसा हुआ है 2019-20 के आसपास जब गेहूं की खरीद में मामूली अधिक ज्यादा था आपका मध्य प्रदेश, लेकिन उसके बाद फिर वही स्थिति हो गई। तो सवाल यही है फिर कि आज इस बातचीत में, इस लाइव में मैं यही बात करने वाला हूं कि पंजाब में एक्चुअली कितनी फसल की खरीद हो रही है और इतनी फसल खरीद होने के बावजूद पंजाब के किसान क्यों आ रहे हैं? और पंजाब में जो सिर्फ 2 फसलों की एमएसपी पे जो एक तरह से अघोषित गारंटी है, उसकी वजह से पंजाब में
जो फसलों की विविधता थी उसको उसको कितना नुकसान पहुंचा है। और पंजाब में उसकी वजह से एक जो जल संकट का एक नई चुनौती जो उभर के सामने आ रही है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या खेती करने लायक पानी छोड़ेगी जमीन में? क्या ये जो पूरा एक चक्र है, ये जो चक्र हरित क्रांति के बाद वहां पे एमएसपी के खरीद का जो चक्र चला है, क्या उसकी दलदल में पंजाब के किसान एक नई चुनौती में फंसेंगे? तो इन सब मसलों पे बात करेंगे। और जो एमएसपी की व्यवस्था है उसके उसके लोकतांत्रिकरण पे भी बात करने की जरूरत है कि वो कितना लोकतांत्रिक है। क्यों नहीं दूसरे राज्य भी इसका फायदा उठा पाते? क्या केंद्र सरकार का इसमें कोई पेच है? क्या है? फिलहाल हम इस पे बात करते हैं कि आखिर कितना पंजाब में उत्पादन हो रहा है और खरीद कितनी हो रही है। तो पहले हम एक उत्पादन के डेटा से जाते हैं, उसके बाद परसेंट पे जाएंगे। पंजाब में 1980-81 में 48,50,000 मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ था दोस्तों। और ये तथ्य है, जैसा पिछले लाइव में मैंने एक तथ्य पेश किया, और ये तथ्य जो है इस तथ्य को झुटलाया नहीं जा सकता। ये कोई इमोशनल बात नहीं है, लेकिन ये सत्य बात है। और तथ्य हमेशा जो है बोलते हैं, और इसलिए मैं बात कर रहा हूँ इसकी। 1980-81 में 48,50,000 मीट्रिक टन पूरे पंजाब में धान की पैदावार हुई थी। और 48,50,000 मीट्रिक टन में से 44,32,000 मीट्रिक टन एमएसपी पे खरीदा गया। आप सोच सकते हैं कि किस मतलब मैक्सिमम फसल, ज्यादातर धान जो है एमएसपी पे खरीद लिया गया। इसी साल जो गेहूं का उत्पादन हुआ वो 76,77,000 मीट्रिक टन का हुआ, और उसमें से 42,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद एमएसपी पे हो गई। इतनी खरीद किसी भी राज्य में नहीं हुई। अब 2021-22 में आते हैं, तब किसी और की सरकार थी और अब मोदी की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी, जिस पे सबसे ज्यादा आरोप पंजाब के किसान लगा रहे हैं, उनके खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रोशित हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में, मोदी सरकार के कार्यकाल में पंजाब में 2021-22 में 2,03,70,000 मीट्रिक टन धान पैदा हुआ, और सरकार ने एमएसपी पे 1,88,34,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की। तो और उसके बाद अब गेहूं की बात करते हैं, तो गेहूं इस साल 1,48,65,000 मीट्रिक टन पैदा हुआ था, जिसमें से 1,32,27,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर ली गई। तो पंजाब में इस लेवल पे खरीद हुई। और अगर मेरे पास आंकड़े हैं, मैं इसका प्रिंट लेके आया हूं, उन आंकड़ों को भी पढ़ देता हूं। ये दर्शकों को जानना जरूरी है कि किसानों का मुद्दा, एमएसपी की गारंटी का मुद्दा जायज है, लेकिन पंजाब के लिए कितना जायज है? ये मुद्दा बिहार के लिए जायज हो सकता है कि जहां पे एमएसपी नहीं मिलता है, पूर्वोत्तर के लिए जायज हो सकता है जहां पे एमएसपी नहीं मिलता, लेकिन पंजाब के लिए कितना जायज है ये आप खुद निर्णय ले सकते हैं। 1980-81 में जो मैंने बताया वो टोटल धान उत्पादन का करीब 92% है। यानी जितना धान पैदा हुआ उसका 92% सरकारी खरीद हुई, एमएसपी पे 92% खरीद हुई, और गेहूं की खरीद करीब 57% हुई। और 18-19 में टोटल जो धान पैदा हुआ था उसका 89% धान की खरीद हुई, और गेहूं की खरीद 95% हुई। 95% टोटल जो गेहूं उत्पादन हुआ उसका 95% भारत सरकार ने खरीद लिया। मतलब एक मुश्त पैसा मिला, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ किसी किसान को, जैसा पूर्वांचल में होता है, जैसे बिहार में होता है, या जैसे दूसरे राज्यों में होता है, जो व्यापारी औने पौने दाम पे खरीदते हैं, 30-40% कम दाम पे खरीदते हैं और किसानों का शोषण करते हैं। उस तरह का शोषण पंजाब में नहीं हुआ। दूसरी बात, जो 21-22 का जो सबसे ताजा आंकड़ा है, इसके बाद कोई आंकड़ा नहीं आया मेरे पास, ये जो सबसे ताजा आंकड़ा है जो पंजाब के कृषि विभाग और फूड सप्लाई डिपार्टमेंट से मुझे मिला है, ये आंकड़ा कहता है कि 21-22 में पंजाब में जो टोटल पैदावार हुई थी धान की, उसकी करीब 93% जो फसल है वो खरीद ली गई एमएसपी पे, धान की फसल। और गेहूं की फसल की बात करें तो 89%, टोटल उत्पादन का 89%। और 20-21 की बात करें तो धान, जो जितना धान पैदा हुआ था पंजाब में,
उसका 97.5% यानी करीब 98% फसल एमएसपी पे बिक गई, और उस साल 75% गेहूं जो है वो एमएसपी पे वहां पे बिका। यानी सिर्फ 25% उन लोग के खाने होने के लिए होगा, उसके बाद और सारी फसल इन्होंने बेच दी। बाकी राज्यों में ऐसा नहीं होता, कहीं पे प्रोडक्शन का 5% खरीदा जा रहा है, कहीं पे 7%, कहीं पे 10%। पंजाब ऐसा राज्य है जहाँ पे 98% तक खरीद हो जाती है धान की, और 95% तक खरीद हो जाती है कुल उत्पादन का गेहूं का। तो सवाल है कि जिस राज्य में इस लेवल पे खरीद हो रही है, उस राज्य का किसान सरकार के खिलाफ क्यों है, और उस राज्य के किसान को गारंटी मांगने का क्या हक है? गारंटी मांगने का हक तो उन राज्यों को है जिन राज्यों के किसान बेचारे आजादी के बाद से अब तक महरूम है एमएसपी का फायदा लेने से। तो अभी अब ये पूरी जो है, अब इस पे अगर बात करते हैं, इसका साइड इफेक्ट क्या पड़ा? इसका साइड इफेक्ट ये पड़ा कि पंजाब में हरित क्रांति के बाद सिर्फ धान गेहूं की खेती बढ़ी, बाकी जो फसलें हैं उनको पंजाब के किसानों ने हाशिए पे छोड़ दिया, क्योंकि बाकी फसलों पर सरकार जो भी सरकार रही उन्होंने एमएसपी नहीं दिया। इसकी वजह से वहां जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वो नहीं हुआ, और आज जो वो मोनोकल्चर है जिसको कहते हैं एक फसल दो फसल का जो कल्चर है, उसकी वजह से पंजाब में जमीन खराब हो रही है, पानी का संकट है, ये दोनों संकट गहरा रहा है। और पानी बचाने वाली अब स्कीम चलाने की नौबत आ गई है वहां पे। और आपको दोस्तों ये बता दें कि पंजाब में जिस तरह से गेहूं धान की एमएसपी की जो एक तरह से अघोषित जो गारंटी है, उसकी वजह से 1960-61 में जो सिर्फ 4.8% एरिया में धान की खेती होती थी पंजाब में, वो 2021 में 40% को पार कर गई। और गेहूं की खेती जो 60 के दशक में 27% होती थी, 27% एरिया में होती थी, वो अब जा करके 45% के पार हो गई है। 19% दलहन की खेती 1960-61 के आसपास वहां पे पंजाब में होती थी, वो 1% भी नहीं रह गई है। तिलहन फसलों का रकबा बिल्कुल खत्म हो गया है, कॉटन का रकबा नाम मात्र का रह गया है, कुछ ही बेल्ट में कॉटन की फसल रह गई है। तो गेहूं धान ने सारी फसलों को दबा दिया, क्योंकि सिर्फ गेहूं धान पे एमएसपी पे बम्पर खरीद हुई, सिर्फ पंजाब और हरियाणा से खरीद हुई, बाकी राज्य इसमें पीछे छोड़ दिए गए। तो अब ये सवाल है, जो एमएसपी कमेटी के जो मेंबर हैं, जो विनोद आनंद जी वो कह रहे हैं, उनका सवाल कहीं ना कहीं ये लॉजिकल है कि क्यों सिर्फ कुछ ही राज्यों को एमएसपी का फायदा मिले, क्यों क्यों जो दूसरे राज्य हैं जो अब तक उपेक्षित रहे एमएसपी के मामले में, क्यों नहीं उनको इसका फायदा मिले, और उन राज्यों की सरकारें क्यों नहीं अपना कोटा लेने के लिए केंद्र सरकार से लड़ती हैं? चाहे नीतीश की सरकार हो, मक्के के लिए चिट्ठी नहीं लिखती है, राजस्थान में तमाम सरकारें रही हैं, उन्होंने बाजरे की खरीद के लिए कोई चिट्ठी नहीं लिखी, कोई कोटा नहीं मांगा। तो ये सरकारें ऐसा क्यों करती हैं? पंजाब हरियाणा में नो डाउट एक बात करनी पड़ेगी, और हेल्दी बात करनी पड़ेगी, पंजाब हरियाणा में शुरू से ही एग्रीकल्चर का एक कल्चर रहा है, एग्रीकल्चर को कोई भी सरकार नकार नहीं पाई है, और तमाम सरकारों ने आकर के एग्रीकल्चर का जो ढांचागत विकास हुआ है, चाहे मंडियों का स्थापना हो, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हो, वेयर हाउस की स्थापना हो, वो हरियाणा पंजाब में बहुत ज्यादा हुआ, खरीद की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई। तो सवाल यह है कि बिहार की जनता से, पूर्वांचल की जनता से, या उन राज्यों की जनता से जहां पे खरीद नहीं होती एमएसपी पे, और जहां पे इसकी वजह से व्यापारी किसानों का शोषण करते हैं, वहां लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई? और आज भी जिस राज्य में सबसे ज्यादा खरीद होती है, 98% खरीद अपने आप में ये बताता है कि वहां पे तो गारंटी है। 80 के दशक से लेकर के और अब तक हम देख रहे हैं, अब तक लगातार ये करीब 20 साल का वो हो गया, 20 साल ये हो गया, करीब 4 दशक में हम देख रहे हैं कि कभी भी वहां पे खरीद जो है वो कम नहीं हुई। तो जिस राज्य में खरीद की गारंटी है, एक तरह से अघोषित सरकार ने गारंटी दे रखी है, एफसीआई ने दे रखी है, उस राज्य के जो किसान हैं वो लगातार आंदोलनरत है एमएसपी को लेकर के। और जिस राज्य में एमएसपी का बिल्कुल फायदा नहीं मिलता, एमएसपी के मामले में जो राज्य एमएसपी का फायदा लेने में फिसड्डी है, उन राज्यों के किसान क्यों नहीं आ रहे हैं? इसी सवाल के साथ दोस्तों आपको छोड़े जाता हूं। अब अगली एमएसपी के जो जो पूरी लड़ाई है, जो किसान आंदोलन है, उसकी अगली कड़ी में
फिर किसी मुद्दे पे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।